हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस 8 को में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो उसका सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसका फर्स्ट वीडियो पहले आ चुका है। अगर आप फर्स्ट वीडियो कवर नहीं किए तो प्लीज़ पहले क्या करें, फर्स्ट वीडियो को कवर कर लें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सेकंड वीडियो का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों गिर जाता है? ये एक तरह से सवाल है, एक तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन से के रूप में आपको थ्योरी को एक तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ देखिए, मांग का जो नियम होता है, मांग का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है। जबकि वस्तु का कीमत यानी वस्तु का दाम बढ़ जाता है तो उसकी मांग घट जाती है। यही बात है, जब वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो जो मिडिल क्लास के लोग होंगे, यानी मिडिल क्लास जो गरीब लोग होंगे, यानी जो मध्यम फैमिली के होंगे, वो भी मतलब एक तरह से वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे। जब क्या होगा कि कीमत में उसका बढ़ोतरी हो जाएगा, वो भी मतलब वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे, जिससे क्या होगा कि उसकी मांग घट जाएगी। बाजार लेवल पर बाजार में उसकी मांग घट जाएगी। जब क्या होता है, जब कीमत में क्या होता है कि कमी होने लगती है, जब वस्तु का कीमत में जब कीमत घट जाता है, उसका दाम घट जाता है, तो उसकी मांग बढ़ने लगती है, यानी उसकी मांग बढ़ जाती है। ऑटोमेटिक बात है, सही बात है। जब किसी भी वस्तु का अगर कीमत घट जाएगा तो उस वस्तु को कोई भी लोग खरीद सकता है, चाहे वो जनरली गरीब लोग हो या फिर मध्यम फैमिली यानी मिडिल क्लास के लोग हो, वो लोग भी उसको खरीद सकेंगे। जिससे क्या होता है कि उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार वस्तु के मूल्य एवं उसकी मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। इसे ही मांग का नियम कहते हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। वस्तु का मूल्य और वस्तु का मांग में जो उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, उसी को क्या कहेंगे, मांग का नियम कहेंगे। यानी वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग में जो विपरीत संबंध पाया जाता है, उसी को क्या कहेंगे, मांग का नियम कहेंगे। वस्तु यानी विपरीत संबंध कैसा संबंध है? अगर वस्तु का दाम बढ़ेगा तो वस्तु का कीमत एक तरह से मांग घटेगा। जब मांग घटेगा तो एक तरह से दाम उसका एक तरह से जो होता है, जब उसकी जो ये होती है कि जब एक तरह से ऑटोमेटिक बात है ये, ठीक है। अगर किसी भी बाजार में वस्तु का दाम बढ़ेगा तो उसका मांग घटेगा। जब मांग बढ़ेगा तो एक तरह समझ जाइए कि उसका दाम घटा हुआ। इसी को क्या कहेंगे, मांग का नियम कहते हैं। लेकिन मांग के जो नियम है उसकी विशेषता है, कुछ विशेषताएं आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। मांग के नियम की विशेषताएं, पहला विशेषता आपका यह है कि यह नियम अन्य बातें जो जनरली जो फैक्ट्स होते हैं अर्थव्यवस्था में, आर्थिक बाजार में, वह अन्य बातें रहने पर क्रियाशील रहता है। यह नियम अन्य बातें रहने पर क्रियाशील रहता है। कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसी को तो कहते हैं मांग का नियम। मांग का नियम किसको कहते हैं? ये इसी को कहते हैं ना, मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। कीमत और मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध है। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। यही बात आपको बताया जा रहा है। यानी एक तरह से इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कीमत, वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा। जब मांग बढ़ेगा तो समझ जाइए कि कीमत घटेगा। मांग बढ़ेगा तो कीमत घटेगा, कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा। यही है एक किसका नियम, मांग का नियम। अब जो तीसरा विशेषता है मांग के नियम की, जो तीसरा विशेषता है वो यह है कि यह परिणात्मक कथन ना होकर गुणात्मक कथन है। ये क्या है, गुणात्मक कथन है, एक रिजल्ट के रूप में नहीं आता। यानी एक तरह से इसका परिणाम आप नहीं निकाल सकते हैं। किसका, मांग के नियम का। ये क्या है, एक गुणात्मक कथन है, गुण है। जब वस्तु का एक तरह से गुण में कमी आ जाती है तो इससे उसका एक तरह से दाम घट जाता है। जब दाम घट जाता है तो उसका मांग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं गुणात्मक कथन। यानी एक क्या है, परिणात्मक कथन ना होकर गुणात्मक कथन है। कौन, मांग का नियम। ठीक है, मांग का नियम कंफर्म हो गया। किसको कहते हैं, इसका विशेषता क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको पूछे जाएंगे मांग के नियम की एक तरह से व्याख्या कीजिए और उसका मतलब विशेषता बताइए, तो आपको 5 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 5 नंबर के। इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए जाइए, इग्नोर नहीं कीजिए, नोट बनाते हुए जाइए। इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन से, लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव तो किसी भी पॉइंट पर बना करके आपको पूछ दिए जाएंगे। कोई भी लाइन को उठा करके क्वेश्चन के रूप में आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करके वो पूछ दिए जाएंगे। लेकिन आपको आंसर देना है। आप आंसर कैसे दे पाइएगा, जब आपका एक तरह से थ्योरी कंप्लीट रहेगा तभी तो। इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको कह रहा है कि मांग के नियम की व्याख्या। ठीक है, आपको व्याख्या करने के लिए बोल रहा था कि ये स्लोप के बारे में बोल रहा था कि इसका जो वक्र होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों गिर जाता है। अब देखिए यहाँ आप ग्राफ के जरिए हम समझते हैं क्यों गिर जाता है। देखिए मांग के नियम की व्याख्या, देखिए केलों की मांग का तालिका, यानी जो केले खरीदे जाते हैं उसका मांग का तालिका। यानी केले की कीमत प्रति दर्जन रुपया में, यानी एक दर्जन का 5, ये कितना है, 5 रुपया। यहाँ देखिए केलों की मांग प्रति दर्जन में, केलों की मांग कितना है, प्रति दर्जन में। देखिए केलों की कीमत जब कितना है,
प्रति दर्जन जब 5 रुपया है, 1 दर्जन का मतलब 5 रुपया है कीमत, तो उस टाइम कितना खरीदा गया, 60 दर्जन खरीदे गए। लेकिन जब दाम बढ़ गया, 1 दर्जन का दाम आगे बढ़ के 10 रुपया हो गया, तो वहाँ फिर क्या हो गया कि मतलब उसका कीमत एक तरह से उसका मांग घट गया, यानी अब आदमी के पास पैसा नहीं है। जब मतलब 5 रुपये में मतलब दर्जन मिल रहा था केला, तो उस टाइम खूब ले लिया, एकदम 60 दर्जन ले लिया, एक तरह से बहुत मतलब 60 दर्जन ले लिया केला, जब उसका दाम कितना था, 5 रुपये था प्रति दर्जन। लेकिन जब उसका दाम बढ़ गया तो उतना नहीं खरीद पाया, 50 ही दर्जन खरीद पाया। लेकिन आगे और चल के उसका दाम बढ़ गया, 15 रुपया हो गया तो 40 दर्जन खरीद पाया। और चल के उसका दाम कितना हो गया, 1 दर्जन का 20 रुपया हो गया तो 30 ही दर्जन खरीद पाया। ठीक है, कोई आदमी, ठीक है, एक तरह से उसी के अनुसार ये तालिका बनाया जा रहा है। जब आगे चल के 1 दर्जन केले का दाम 25 रुपया हो गया तो 20 दर्जन खरीद पाया। जब आगे चल के लास्ट में 30 रुपया हो गया 1 दर्जन केला का दाम, तो सिर्फ 10 दर्जन ही मतलब खरीद पाया। ये क्या है, मतलब एक तरह से ये वही है, मांग का नियम है। जब मतलब क्या होता है कि वस्तु एक तरह से, यहाँ वही है ना, मांग का नियम ही है ना। जब यह मतलब एक तरह से वस्तु का कीमत में कमी है तो मतलब एक तरह से उसका मांग ज़्यादा है। वस्तु का कीमत में कमी है, मतलब वस्तु का दाम जो है, 1 दर्जन केले का दाम कितना है, 5 रुपया, तो उसका डिमांड ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, 10 यहाँ कितना 60 दर्जन खरीद लिया है। जब उसका एक तरह से दाम बढ़ता है, देखिए इसका दाम बढ़ता है, यानी जब वो 1 दर्जन केले का दाम आगे चल के कितना हो गया, 10 रुपया हो गया, तो उसका ऑटोमेटिक यहाँ 10 दर्जन घट गया, 50 दर्जन हो गया। जब लास्ट में 30 रुपया हो गया 1 दर्जन केले का दाम, तो वो कितना हो गया, मतलब कितना दर्जन खरीदा, 10 ही दर्जन खरीद पाया। लेकिन यहाँ एक दर्जन केले का दाम कितना था, 5 रुपया, तो वो 60 दर्जन खरीदा था। यही है आपका मांग का नियम। लेकिन यहाँ क्या क्या लिखा हुआ, यहाँ फिर आप समझिए। देखिए, मांग का नियम की व्याख्या हम बाजार में किसी विशेष समय में किसी एक विशेष उपभोक्ता, यानी एक तरह से कोई आदमी, मैंने अभी एग्जांपल लिया, कोई आदमी ये चीज़ को खरीद रहा, यानी उपभोक्ता उसको कहते हैं। उपभोक्ता किसको कहते हैं, जो वस्तु का उपभोग करता है, कि विभिन्न कीमतों पर केलों की मांग तालिका के अनुसार करते हैं। देखिए, केलों की मांग तालिका से स्पष्ट है कि केले की कीमत रुपया 20 प्रति दर्जन है तो उपभोक्ता द्वारा 30 दर्जन केलों की मांग होती है। यानी 20 प्रति दर्जन है तो एक तरह से उपभोक्ता द्वारा जो होता है 30 दर्जन केलों की मांग की जाती है। यदि कीमत रुपया 20 से बढ़कर क्रमशः 25 रुपया 30 हो जाती है तो मांग भी घटकर क्रमशः 10 दर्जन रह जाती है। इसके विपरीत यदि केले की कीमत घटकर रुपया 15, रुपया 10 या रुपया 5 हो जाती है तो केले की मांग बढ़कर क्रमशः 40, 50, 60 हो जाता है। 40, 50, 60 यानी एक तरह से दाम घट रहा है तो उसका मांग भी बढ़ रहा है। यानी ये ग्राफ को आप नीचे से भी समझ सकते हैं। ऊपर से मैंने आपको समझाया कि कम दाम है तो एक तरह से ज़्यादा केला खरीद लिया, यानी दाम कम है तो मांग ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए कि मतलब मांग एक तरह से दाम ज़्यादा है तो मतलब मांग कम है। ये मतलब ये ग्राफ को आप नीचे से भी समझ सकते हैं। तो समझ लिए मांग का नियम को एक तरह से व्याख्या कैसे कर सकते हैं। किसी मतलब चीज़ का उदाहरण ले लीजिएगा, उसका मतलब दर्जन, एक तरह से मांग एक तरफ लिख दीजिएगा, एक तरफ कीमत लिख दीजिएगा। मांग मतलब घटाते जाना है और दाम को बढ़ाते जाना है, या फिर दाम को घटाते जाना है, मांग को बढ़ाते जाना है। इसी तरह से आप मतलब मांग के नियम की व्याख्या कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे तो ठीक है। 5 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 नंबर कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। यही डिसीजन करता है, 1 नंबर से यहाँ डिसीजन होता है कि फर्स्ट डिवीजन आएगा कि सेकंड डिवीजन आएगा, ठीक है। इसलिए इग्नोर मत कीजिए, नोट बनाते हुए चलिए। समझ लिए मांग का नियम किसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है, यहाँ ग्राफ के द्वारा, यहाँ तो हम तालिका के द्वारा, यहाँ किसके द्वारा, तालिका के द्वारा, चार्ट के द्वारा हम समझे कि मांग का नियम को आप कैसे समझिए। यहाँ एक चार्ट के द्वारा, अब यहाँ हम ग्राफ के द्वारा समझेंगे। आसान है, भाग मत जाइए। देखिए, आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यानी रेखा चित्र द्वारा व्याख्या, यानी रेखा चित्र के द्वारा, ग्राफ के द्वारा आप कैसे व्याख्या कर सकते हैं मांग का नियम को। देखिए, रेखा चित्र OX अक्ष पर केले की मांग, यानी OX जो अक्ष है ये किसका मांग है, यानी OX यहाँ देखिए, OX में केलों की मांग को दर्शाता है, ये दर्जन में। यानी OX जो ये अक्ष है, OX ये जो यहाँ से यहाँ अक्ष है, ये केले की मांग को दर्शाता है दर्जन में, 10, 20, 30, ठीक है। और जो है OY अक्ष पर केले की कीमत प्रति दर्जन रुपये दिखाई गई है। यहाँ से जो OY अक्ष है, ये जो OY अक्ष है, केले की कीमत है प्रति दर्जन रुपया में, 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, ठीक है। अब देखिए कि DD मांग रेखा है जो यह बताता है कि जैसे जैसे केले की कीमत घटती जाती है वैसे वैसे क्या होती है कि मांग मात्रा बढ़ती है, और ज्यों ज्यों कीमत बढ़ती है मांग की मतलब मात्रा भी घट जाती है। ये जो DD रेखा है, ये DD लाइन है, ठीक है। अब एक तरह से एक्सप्लेन करके समझते हैं। देखिए, यहाँ क्या हुआ है कि केले की कीमत, यानी केले की कीमत प्रति दर्जन कितना रुपया है, 30 रुपया। जब केले की कीमत कितना है, 30 रुपया प्रति दर्जन, तो कितना केला खरीदा है, देखिए 10 दर्जन ही केला खरीदा है। कितना केला, यानी केले दर्जन में है ना, यूनिट में। जब मतलब क्या है, एक दर्जन केले का, यानी केले की कीमत प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन केले का दाम कितना है, 30 रुपया, तो आदमी कितना केला खरीदा है, 10 ही दर्जन केला खरीदा है। जब 30 रुपया था, ये ग्राफ ऐसे होगा ना,
ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है। जब 25 रुपया है, दाम घट के 25 रुपया हो गया एक दर्जन केले का, कितना हो गया 25 रुपया, तो वो आदमी कितना दर्जन खरीद लिया है, 20 दर्जन खरीद लिया, मतलब दर्जन बढ़ गया। यानी जब दाम घटा तो यहाँ क्या हो गया कि मांग में मतलब बढ़ोतरी होगी। यहाँ दाम घटा, यहाँ क्या था, दाम ज्यादा था तो मांग कम था। देखिए यहाँ 30 रुपया दाम था एक केले दर्जन का, यानी एक दर्जन केले का दाम था 30 रुपया, तो यहाँ कितना दर्जन खरीदा है, 10 दर्जन खरीदा। लेकिन आगे चल के देखिए दर्जन, एक दर्जन का मतलब 5 रुपया घट गया तो 25 रुपया हो गया। जब दाम घटा तो उसका मांग बढ़ के कितना हो गया, 20 दर्जन हो गया। इसी तरह जब 20 रुपया हो गया, 25 से 20 रुपया हो गया, तो फिर इसका डिमांड बढ़ के 30 दर्जन हो गया। यानी दाम में मतलब दाम में कीमत में कमी हो रही है और डिमांड में, मांग में बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह से आप ग्राफ को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि यह अतः यह स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, यानी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये ग्राफ को आप इधर से भी समझ सकते हैं, यानी ये ग्राफ को हम यहाँ से समझना स्टार्ट किया, ठीक है। ये लाइन से भी यहाँ से भी समझ सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ऐसे करके भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे आप समझ सकते हैं, इस लाइन से देखिए, जब एक तरह से केले की कीमत, केले का दर्जन कितना है, 10 दर्जन केला है, जब इसका कीमत कितना था 5 रुपये, यानी 60 दर्जन केले का दाम कितना था 5 रुपया, समझिए। यानी 60 दर्जन, यानी जब 60 दर्जन केला खरीद, जब एक दर्जन केले का दाम 5 रुपया था तो 60 दर्जन केला खरीदा। जब एक दर्जन केले का दाम कितना था 60, यानी 5 रुपया था, एक दर्जन केले का दाम 5 रुपया, तो आदमी कितना 60 दर्जन खरीदा, ठीक है। लेकिन जब ये एक दर्जन केले का दाम कितना बढ़ गया, 10 रुपया हो गया, तो यहाँ भी क्या हो गया, वस्तु का मांग में घट करके 50 दर्जन हो गया, 50 क्या हो गया, दर्जन केला हो गया। जब एक दर्जन केले का मांग 5 रुपया से बढ़कर 10 रुपया हो गया, तो यहाँ आदमी कितना 85 दर्जन खरीदा। ये ऐसे करके मिलेगा ये पॉइंट, ठीक है। ये ग्राफ को समझ मिलाना जानते हैं आप लोग, मिला भी लीजिएगा इसको, ठीक है। ग्राफ मिलाना कोई एक तरह से भारी बात नहीं है, भारी मुश्किल बात नहीं है। ग्राफ अच्छे तरह से मैट्रिक स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े हुए हैं। ये ग्राफ को आप इधर से भी पढ़ सकते हैं और ये ग्राफ को आप इधर से भी समझ सकते हैं। जब इधर से आप समझेंगे तो एक तरह से कीमत में बढ़ोतरी हो रही है और मतलब वस्तु की मांग में घट रही है। और जब आप इधर से पढ़ेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है कि कीमत घट रही है और वस्तु की मांग बढ़ रही है। यही है मतलब मांग का नियम। मांग का नियम को एक तरह से ग्राफ के रूप में आप दर्शा सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। ये एक तरह से आप यहाँ सिंपल इस ग्राफ को याद भी रख सकते हैं और यहाँ एक तालिका के रूप में दर्शाया गया है। तो समझ लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा कि एक तरह से जो मांग का नियम है ग्राफ के द्वारा और तालिका के द्वारा कैसे दर्शाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि मांग के जो नियम है, मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण, जो क्रियाशीलता है, मांग का नियम का जो क्रियाशीलता है, क्या क्या कारण है, क्या क्या वजह है, तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वही है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशीलता के कारण। सामान्य उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशीलता के कारण, सामान्य यानी सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है, ह्रास नियम हमें यह बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर को प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है वो कम होने लगती है, अर्थात कीमत पर ही वह अधिक वस्तुओं का उपभोग करेगा। यानी जो होता है अर्थात कम कीमत पर ही वो अधिक वस्तु का मतलब उपभोग करना चाहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट नियम था, एक तरह से फर्स्ट कारण था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण। दूसरा है आपका आय प्रभाव। मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण क्या क्या है, आपका पहला कारण हो, अब दूसरा कारण है आय का प्रभाव। देखिए आय प्रभाव, वस्तु की कीमत कम होने पर, यानी वस्तु का कीमत जब कम हो जाएगा, दाम कम हो जाएगा, तो वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उसकी आय में जो बचत होती है उससे वह अधिक और अधिक मात्रा में वस्तुओं का क्रय करेगा। क्रय का मतलब होता है खरीदना, यानी जब वस्तु की कीमत में एक तरह से जब वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता की मतलब वास्तविक आयु बढ़ जाती है। जब वस्तु की कीमत घटेगी तो जब कोई भी जो उपभोक्ता होगा, कोई भी कंज्यूमर होगा, अगर वस्तु को खरीदेगा तो कम दाम देना पड़ेगा ना। तो जब कम दाम देना पड़ेगा तो उसका तो एक तरह से पैसा बचा हुआ रहेगा, तो उसका पैसा जब बचा हुआ रहेगा तो वह इसी को तो कहते हैं आय। जब पैसा बच रहा तो मतलब क्या हो रहा है, आय में वृद्धि हो रही है। आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणामों स्वरूप मतलब बचत होती है, उससे वह और अधिक मात्रा में वस्तुओं को क्रय कर सकता है, यानी और ज्यादा वस्तु को मतलब खरीद सकता है। इसके विपरीत, जब इसके उल्टा एक तरह से विपरीत वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वह कम वस्तुओं का क्रय करेगा। जब कीमत में वृद्धि होगा, किसी भी वस्तु का मतलब दाम बढ़ेगा तो कम वस्तु खरीदेगा, कम दाम में कम मतलब एक तरह से वस्तु खरीदेगा, एक तरह लिमिटेशन में खरीदेगा। ये हो गया आय प्रभाव। कौन सा, मांग के नियम
का क्रियाशीलता के कारण में एक तरह से दूसरा जो फैक्ट्स है आपका आय प्रभाव। अब तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। ये देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, जब कोई वस्तु अपनी प्रतिस्थापन वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो जाती है। प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब एक तरह से हूबहू उसी का वही वस्तु, ठीक है, तो उपभोक्ता महंगी वाली वस्तु के स्थान पर कीमत वाली वस्तु का उपभोग करेगा। यानी जो होता है तो उपभोक्ता महंगी वाली वस्तु की स्थान पर कम कीमत वाली वस्तु का उपभोग करेगा। जैसे चाय और कॉफ़ी में से वह कॉफ़ी की कीमत कम होने पर उसकी मांग अधिक करेगा, ठीक है। ये आपका दूसरा एक तरह से कारण था प्रतिस्थापन प्रभाव। ये किसका कारण है, मांग के नियम की क्रियाशीलता का कारण का तीसरा कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है वह अब समझ लिए। आय का प्रभाव कैसे एक तरह से कारण है किसका, मांग के नियम की क्रियाशीलता का, ये भी समझ लिए। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण ये कैसा है, ये भी कैसे एक तरह से मांग के नियम की क्रियाशीलता को इफेक्ट करता, ये भी आप समझ लिए। तीसरा पॉइंट है। अब लास्ट पॉइंट है, अब लास्ट और चौथा पॉइंट है कि वस्तु के विभिन्न उपयोग, यानी वस्तु के विभिन्न उपयोग। कुछ वस्तुओं के अनेक प्रयोग होते ही, जैसे दूध, बिजली आदि ऐसी वस्तुओं की जब कीमत बढ़ जाती है तो उनका प्रयोग केवल महत्वपूर्ण कार्य में किया जाता है। जब किसी भी वस्तु का अगर कीमत बढ़ जाएगा तो आप घर में भी देख सकते हैं, अगर किसी वस्तु का अगर दाम बढ़ जाता है तो वह वस्तु मतलब जरूरत के मुताबिक ही खरीदी जाती है। मतलब ज़्यादा वो वस्तु को खरीदना एक तरह से नामुनासिब हो जाता है और मतलब खरीदता भी नहीं है, ठीक है। जब वस्तु यानी ऐसी वस्तु, जब कुछ वस्तुओं के अनेक प्रयोग होने पर, यानी अनेक बहुत सारा यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के उसको यूज कर सकते हैं होने पर, जैसे दूध, बिजली आदि, यानी उसको अनेक प्रयोग का मतलब ये होता है कि उसको बहुत सारा काम में यूज किया जाता है। ऐसे वस्तु की जब कीमत बढ़ जाती है, यानी अनेक प्रयोग में आने वाले जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उनका प्रयोग केवल महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। मान चलिए कि दूध एक तरह से आप अगर घर में है तो आप दूध का उपयोग मतलब चाय बनाने के लिए भी करते थे और मतलब उसको पीने के लिए भी करते थे। लेकिन जब उसका मतलब एक तरह से कीमत में बढ़ोतरी होगी तो सिर्फ आप महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, यानी आपका महत्वपूर्ण कार्य मतलब समझ लिया आप, जो महत्वपूर्ण कार्य चाय बनाना समझेंगे या फिर पीना समझेंगे, एक काम इसमें छोड़ दिया, यानी पीना ही एक तरह से महत्वपूर्ण कार्य हो गया आपके लिए। तो सिर्फ आप क्या करते हैं, महत्वपूर्ण कार्य को मतलब पूरा करने के लिए उसका मतलब मांग एक तरह से खरीदते हैं, और जो होता है जिससे उनकी मांग घट जाती है, एक तरह से उसकी मांग घट जाती है। इसके विपरीत इनकी कीमत कम होने पर इनकी मांग बढ़ जाती है। यही है आपका मांग का नियम। मांग का नियम तालिका के द्वारा भी समझाए, ग्राफ के द्वारा भी समझाए, परिभाषा के द्वारा भी समझाए। इससे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप कमेंट करके बताइए कि फिर भी हमको समझ में नहीं आया, तो फिर हम स्पेशल से उसको समझाएंगे, ठीक है। अब चौथा पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कि मांग की कीमत लोच या मूल्य सापेक्ष लोच क्या होती है, यानी मांग की कीमत लोच या फिर मूल्य सापेक्ष लोच क्या होती है। मांग की लोच की कितनी श्रेणियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे कि मांग की लोच की कितनी श्रेणियां हैं, कितनी सीरीज है। देखिए मांग की लोच, यानी मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष उसकी मांग में परिवर्तित हुई मात्रा को बताती है। यानी मांग की जो लोच होती है वो लोच एक तरह से राशि है, यानी सापेक्ष मूल्य राशि है। लोच के बारे में पहले भी बताया है आप लोगों की, लोच जो एक तरह से मूल्य के सापेक्ष राशि है। मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, यानी चेंजिंग, किसी वस्तु का अगर दाम में चेंज आ रहा के सापेक्ष उसकी मांग में परिवर्तित हुई मात्रा को बताती है। अर्थात यानी उसकी मात्रा तो बताती है कि अगर किसी वस्तु का दाम अगर 10 रुपया था वो आगे चल के 12 रुपया हो गया तो यहाँ कितना बढ़ा, 2 रुपया बढ़ा। इसी को कहेंगे लोच, यानी इसी को बताता है, परिवर्तित हुई मात्रा को बताती है। कौन, मांग की लोच, ठीक है। अर्थात कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है, कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। जब कीमत बढ़ेगा किसी वस्तु का तो दाम जब कीमत किसी वस्तु का बढ़ेगा तो मांग घटेगा, जब मांग बढ़ेगा तो समझ जाइए कि वस्तु का कीमत घटा है। तो इसी को तो कहते हैं मांग का नियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आगे है आपका कि मांग की लोच की श्रेणियां। मांग की लोच की श्रेणियां कौन कौन सी श्रेणियां है। पहला है आपका मांग की श्रेणियों की जो लोच है, मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती है। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे कि मांग की लोच की जो 5 श्रेणियां है उसकी व्याख्या कीजिए, 5 नंबर में पूछ जाएंगे। तो वहाँ आपको बैठे नहीं रहना है, आपको एक तरह से पूरा लिखना है। देखिए मांग की लोच की 5 श्रेणियां इस प्रकार है। पूर्णतया लोचदार मांग, दूसरा है आपका अधिक लोचदार मांग, तीसरा है आपका इकाई के समान लोचदार मांग, तीसरा है आपका बेलोच अथवा कम लोचदार मांग, लास्ट है आपका पूर्णतः बेलोचदार मांग। अब ये कैसे है, ये ईडी बराबर इन्फिनाइट, ये कैसे मतलब एक तरह से इंडिकेट करता है, इसके बारे में हम पूरा तरह से मतलब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसके बारे में पूरा तरह से व्याख्या करके पढ़ेंगे कि मांग की जो लोच की 5 श्रेणियां है इसके बारे में। पहला जो है आपका पूर्णतः लोचदार मांग, दूसरा है आपका अधिक लोचदार मांग, तीसरा है आपका इकाई के समान लोचदार मांग, तीसरा है आपका बेलोच अथवा
कम लोचदार मांग 30 और लास्ट है आपका 5वां पूर्णतः बेलोचदार मांग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम पूरा तरह से उसको एक तरह से अध्ययन करेंगे, पूरा एक तरह से स्टडी करेंगे, पूरा व्याख्या करेंगे। और ये सेकंड वीडियो था। सेकंड वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन भी कवर किए। मांग का नियम आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। मांग का नियम बहुत बार पूछा गया है, फेमस क्वेश्चन है। मांग का नियम को व्याख्या करें, मांग के नियम को एक तरह से ग्राफीय निरूपण द्वारा दर्शाएं, मांग के नियम को तालिका के द्वारा दर्शाएं, मांग का नियम का परिभाषा लिखिए, विशेषता लिखिए। ये सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सेकंड वीडियो था। सेकंड वीडियो किसका था, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 का सेकंड वीडियो था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।